प्यारे बच्चों, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इस घर में है रहता कौन सीरीज की कहानी नंबर 2, पकओलो, पोकी और डाकू। इस कहानी को लिखा है मुख्तार अहमद ने। जंगल में खतरनाक डाकू पकोलो और पकोली को कैद कर लेते हैं, मगर पकोलो के पास है जादुई घर और इसमें छुपा है नन्हा बोना पोकी, जो अपनी सुनहरी छड़ी घुमाकर बुलाता है देव हैकल और ताकतवर टम टम को। डाकुओं पर खौफ तारी होता है और आखिरकार पकोलो, पोकी और टम टम की मदद से सब कुछ बदल जाता है। नायब कोतवाल डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं और पकोलो को इनाम मिलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है बहादुरी, दोस्ती और होशियारी की जीत। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के जुमला हुकूक महफूज हैं। बच्चों की दिलचस्प और जादुई कहानियों की सीरीज। इस घर में है रहता कौन, पकओलो, पोकी और डाकू। मुकम्मल कहानी नंबर 2। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। पकओलो, पोकी और डाकू। नौरीना परी की रवानगी के कुछ देर बाद पकोलो और पकोली भी दोबारा सफर पर रवाना हो गए। पकोलो को रास्ते में आने वाले गांव और देहातों के बारे में काफी मालूमात थी। इस वक्त वो एक घने जंगल में थे। बड़े बड़े दरख्तों की छांव की वजह से हर तरफ साया था और खुनकी महसूस होती थी। पकोली काफी थक गई थी, इसलिए वो बग्घी के अंदर जाकर सो गई। अभी बग्घी कुछ दूर ही गई थी कि अचानक दरख्तों के दरमियान से घोड़ों पर सवार बहुत से डाकू नमूदार हुए और उन्होंने बग्घी को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। उनके चेहरों पर बड़ी बड़ी मूंछें थीं और कुछ डाकुओं के चेहरों पर जख्मों के निशानात भी थे, जिनकी वजह से उनकी शक्लें बहुत भयानक नजर आती थीं। डाकुओं का सरदार अपने घोड़े से उतरा और बग्घी के नजदीक आया। इसने बग्घी की खिड़की का पर्दा हटाकर अंदर झांका। अरे, यहाँ तो एक छोटी लड़की सो रही है। इसने मुड़कर अपने साथियों से कहा, इन दोनों को अड्डे पर ले चलो। अब ये हमारे कैदी हैं। लड़की हमारे घर के काम किया करेगी और लड़का हमारी गाय भैंसों, घोड़ों और मुर्गियों की देखभाल किया करेगा। ये कहकर वो दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो गया। एक डाकू ने पकोलो को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर वो सब रवाना हो गए। चंद घोड़ सवार डाकू बग्घी के पीछे चले आ रहे थे। पकोलो घबरा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जंगल के उन डाकुओं के बारे में अपने बाप से सुन तो रखा था, मगर उसे क्या मालूम था कि एक रोज वो भी उनके चुंगल में फंस जाएगा। पकोलो एक बहादुर लड़का था। वो डाकुओं से खौफजदा नहीं था। उसे बस यही फिक्र थी कि पकोली उठ गई तो उन डाकुओं को देखकर खौफजदा हो जाएगी। थोड़ी देर चलने के बाद डाकू अपने ठिकाने पर पहुंच गए। ये एक बड़ी इमारत थी जो सुनसान और घने जंगल के दरमियान तामीर की गई थी। इमारत के गिर्द पत्थरों की ऊंची चार दीवारी थी, जिसमें लकड़ी का एक बहुत बड़ा दरवाजा नस्ब था। एक डाकू ने घोड़े से उतरकर दरवाजे का ताला खोला और सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक तरफ अस्तबल था, इसके बराबर में गाय भैंसों का छप्पर था और वहीं लकड़ी के बड़े बड़े डरबों में बहुत सी मुर्गियां और मुर्गे थे। दूसरी जानिब कमरे बने हुए थे। अंदर पहुंचकर एक डाकू ने पकोलो को बग्घी से नीचे उतरने का इशारा किया और पकोली को भी नींद से बेदार कर दिया। पकोली आंखें मलती उठी और फिर डाकुओं को देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका जिस्म धीरे धीरे कांपने लगा और वो रोते हुए पकोलो से लिपट गई। जालिम डाकुओं को उसकी हालत पर जरा रहम न आया। वो दोनों को घसीटते हुए एक कमरे के पास लाए और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर धकेलकर दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। डाकू उन्हें कमरे में कैद करके चले गए तो पकोलो ने कमरे का जायजा लिया। कमरा बिल्कुल खाली था। उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिसमें मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं। पकोली अभी तक सिसकियां ले लेकर रो रही थी। पकोलो ने उसे तसल्ली दी। पकोली, तुम रोती क्यों हो? हमारे पास नौरीना आपी वाला जादुई घर है। मैं नन्हे दोस्त पोकी को मदद के लिए बुलाता हूँ।
पोकी बोने के बारे में सुनकर पकोली खुश हो गई और उसने झट आंसू पूछ लिए। पकोलो ने जेब से जादुई घर निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखकर नौरीना परी के बताए हुए अल्फाज दोहराए। इस घर में है रहता कौन? ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि जादुई घर की चिमनी से 7 रंगों का धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने जमीन पर जाकर एक गुबार की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर उस गुबार में से पोकी बोना मुस्कुराता हुआ बरामद हुआ। उसने चांदी रंग की शेरवानी और सफेद पाजामा पहना हुआ था और उसके पाँव में सुनहरी खुस्से थे। इस लिबास में वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पकोली उसे बहुत हैरत और दिलचस्पी से देख रही थी। पोकी ने गर्दन घुमाकर कमरे का जायजा लिया और बोला, मैं प्रेस्तान के एक वजीर की बेटी की सालगिरह की तकरीब में शरीक था, इसलिए ऐसी सज धज में नजर आ रहा हूँ। लगता है किसी ने तुम दोनों बहन भाई को यहाँ कैद किया हुआ है। हाँ, हम अच्छे खासे चांदनीपुर की तरफ जा रहे थे कि डाकुओं ने हमें जंगल से पकड़कर यहाँ कैद कर दिया। वो चाहते हैं कि पकोली उनके घर के काम करे और मैं उनके जानवरों की देखभाल करूं। पकोलो ने उसे बताया। उसकी बात सुनकर पोकी हंस पड़ा। फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से रंग बरंगी नुक्तीदानों की एक थैली निकालकर पकोली को दी। इन्हें मैंने पिस्तान की मिठास दिल्ली की एक दुकान से खरीदा था, तुम इन्हें खाओ। इतनी देर में हम डाकुओं की कैद से निकलने की कोई तदबीर सोचते हैं, उसने कहा। पकोली ने उसका शुक्रिया अदा करके रंग बरंगी नुक्तीदानों की थैली ले ली और मजे से खाने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक डाकू ने अंदर झांका। वो शायद पकोलो से कुछ कहने के लिए वहां आया था, मगर जब उसने पोकी बोने को वहां देखा तो वो हैरत से चीख चीख कर कहने लगा, साथियों, भाग कर आओ। हमने तो 2 बच्चे पकड़े थे मगर यहाँ तो 3 हैं। उसकी चीख और पुकार सुनते ही सारे डाकू भागे भागे आए और कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हैरत से अंदर झांकने लगे। उनमें उनका सरदार भी था। वो आगे बढ़ा और पोकी से गजबनाक लहजे में बोला, ओ बोने, हम तो जंगल से 2 बच्चे ही लाए थे, तो कहाँ से टपक पड़ा है? तुमने मेरे दोस्त और उसकी बहन को जंगल से पकड़कर यहाँ कैद कर दिया है। इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आए? पोकी ने तल्ख लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर सरदार तैश में आ गया। उसने मियान से तलवार निकाली और निहायत गुस्से से पोकी की तरफ बढ़ा। पोकी उसका इरादा समझ गया था। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी सुनहरी छुरी निकाली और उसे फिजा में घुमाया। अचानक कमरे में चमकदार रोशनी के झमाके होने लगे और साथ ही फिजा में दिलकश मौसीकी सुनाई देने लगी। फिर सामने की दीवार शक हुई और उसमें एक खला नमूदार हो गई। खला में गहरी तारीकी थी और उस तारीकी में से एक अजीबो-गरीब और भयानक शक्ल का आदमी निकलकर बाहर आया। उसका कद इतना लंबा था कि उसका सर छत को छू रहा था। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें अंडों के बराबर थी, नाक बहुत लंबी थी और दांत नुकीले और बड़े बड़े थे। दीवार से बाहर निकलते ही उसने एक जोरदार चीख मारी, एक हाथ से अपना सर खुजाया और अपनी तेज और भारी आवाज में पोकी से बोला, किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, किसको मैं खा जाऊं? ये कहकर उसने अपना एक पांव जमीन पर मारा। उसके जमीन पर पांव मारने की वजह से जमीन ऐसे लरजने लगी जैसे जलजला आ गया हो। फिर उसकी नजर दरवाजे पर खड़े डाकुओं पर पड़ी। डाकुओं के सरदार के हाथ में तलवार देखकर वो समझ गया कि ये दुश्मन हैं। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जोर से धाड़ा। उसके धाड़ते ही उसके मुंह से सुर्ख और नारंगी रंगों के शोलों का एक गोला निकला और धीरे धीरे घूमता हुआ डाकुओं की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर डाकू और उनका सरदार मारे खौफ के चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पनाह ले। ऐसे में उन्हें एक बड़े कमरे का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वो सब उस कमरे में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।
ये देखकर पकोली तेजी से आगे बढ़ी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। डाकू कमरे में कैद हो गए थे। आतशी गोला थोड़ी देर तक वहां चकराता रहा, फिर फिजा में बुलंद होकर गायब हो गया। अब इन डाकुओं का क्या करें? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें प्रेस्तान के जादू नगर के एक पुराने कुएं में कैद कर दूं, या फिर इन्हें टमटम के हवाले कर दूं। वो इन्हें अपने बागों की देखभाल पर लगा देगा। पोकी ने पकुलो से कहा, नहीं, हम इन्हें चांदनीपुर के नायब कोतवाल के हवाले करेंगे ताकि को उनके किए की सजा मिल सके। पकोलो ने कहा। उधर डाकू अंदर से दरवाजा पीटे जा रहे थे। दरवाजा अब नोस की मजबूत लकड़ी का था और इस बात का कोई खतरा नहीं था कि वो टूट जाएगा। डाकुओं का सरदार पहले तो चीख चीख कर उन्हें बुरा भला कहता रहा, फिर खुशामद पर उतरा। प्यारे बच्चों, तुम हमें यहां से निकाल दो, हम तुम्हें बहुत सारी दौलत देंगे। हमारे तहखाने में सोने चांदी के ढेर हैं, तुम उनमें से जो कुछ भी चाहो ले लेना। हम तुम्हें मिठाइयां भी देंगे, खूब मजे से खाना। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, अपनी मिठाई भी अपने पास रखो। तुम लोगों ने बहुत जुल्म किए हैं, अब अपने जुल्मों का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। काजी साहब तुम लोगों को खामोश किला में कैद करने का हुक्म देंगे, वहां तुम मजे से रहना। पकोलो ने तेज आवाज में कहा। पकोली का खौफ भी दूर हो गया था, मगर वो कुछ सहमी हुई नजर आती थी। उसे टमटम से डर लग रहा था। वो बार बार उसे खौफजदा नजरों से देखे जा रही थी। पोकी बोने ने उसकी यह हालत देखी तो हंसकर बोला, टमटम ऐसा है नहीं जैसा वो जाहिर करता है। उसने ये तमाम हरकतें डाकुओं को डराने के लिए की थी। वो तो बहुत रहमदिल और हंसमुख है। पोकी बोने की बात सुनकर पकोली का खौफ दूर हो गया। पकोलो को जब इत्मीनान हो गया कि अब डाकू भागकर कहीं नहीं जा सकेंगे, तो उसने पोकी बोने से कहा, अब हमें फौरन चांदनीपुर पहुंचकर चौकी अदल में नायब कोतवाल से मिलकर इन डाकुओं को गिरफ्तार करवा देना चाहिए। पोकी ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर कर दी। टमटम एक तरफ खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। पोकी ने उससे कहा, टमटम, हम अभी थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हैं। तुम यहां बैठकर डाकुओं की निगरानी कर, होशियार रहना, उनमें से कोई बाहर ना निकलने पाए। ठीक है। ये कहकर टमटम दरवाजे के करीब जमीन पर अलती पालती मारकर बैठ गया। अंदर डाकू मुसलसल शोर मचाए जा रहे थे। टमटम को ये शोर सुनकर गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर अपनी खौफनाक आवाज में कहा, अगर तुमने शोर मचाना बंद नहीं किया तो मैं जमीन पर पांव मारकर जलजला ले आऊंगा। मुझे शोर और गुल जरा पसंद नहीं है। डाकू डर गए और खामोश हो गए। टमटम को डाकुओं की निगरानी पर छोड़कर वो तीनों बग्घी में बैठे और चांदनीपुर की जानिब चल पड़े। रैंको को भी अंदाजा हो गया था कि पकोलो किसी मुश्किल में है, इसलिए वो बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो चांदनीपुर की चौकी अदल में नायब कोतवाल के सामने बैठे हुए थे। नायब कोतवाल उन तीनों से बड़ी शफकत और मोहब्बत से पेश आया और उनके आने का सबब पूछा। पकोलो ने जल्दी जल्दी उसे पूरी कहानी सुना दी। पकोलो की कहानी सुनकर नायब कोतवाल हैरान रह गया। उन डाकुओं को पकड़कर तुम सब ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कोतवाल आजम तुम लोगों को इनाम देंगे, उसने कहा। फिर उसने अपने सिपाहियों को साथ लिया और पकोलो की बग्घी के पीछे पीछे डाकुओं के अड्डे की जानिब रवाना हो गया। वो जब डाकुओं के अड्डे पर पहुंचे तो टमटम बदस्तूर अपनी जगह बैठा था। उसकी खौफनाक शक्ल और लंबा चौड़ा कट-काठ देखकर सिपाही खौफजदा हो गए थे। नायब कोतवाल को तो पकोलो ने पहले ही टमटम के बारे में बता दिया था, इसलिए वो उसे देखकर नहीं डरा। पकोलो ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोल दी। कमरे के बाहर नायब कोतवाल और सिपाहियों को देखकर डाकू खौफ से कांपने लगे।
टमटम कमरे में दाखिल हो गया और खूनखार नजरों से डाकुओं को घूरने लगा। उसे देखकर डाकू सहम कर एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने तमाम डाकुओं की मशकें कस दी। टमटम ने जब देखा कि उसका काम खत्म हो गया है तो वो पोकी के पास आ। पोकी दोस्त, मेरा काम खत्म हो गया है, इजाजत हो तो मैं अब जाऊं? उसने पूछा। हाँ प्यारे टमटम, तुम जा सकते हो, पोकी ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी मदद की। तुम्हारी वजह ही से ये डाकू पकड़े गए हैं। नायब कोतवाल बता रहे थे कि डाकुओं को पकड़वाने की वजह से कोतवाल आजम हमें इनाम भी देंगे। अब हमारी मुलाकात कल परिस्तान में होगी। हम दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ेंगे। उसकी बात सुनकर टमटम खुश हो गया। उसे मछलियां पकड़ना और दरिया में डुबकियां लगाना बहुत पसंद था। फिर पोकी उसे लेकर दोबारा उस कमरे में आया जिसकी दीवार में से वो बाहर आया था। टमटम टूटी हुई दीवार की खला की तरफ बढ़ा और उसमें दाखिल होकर गायब हो गया। टमटम को रुखसत करने के बाद पोकी दोबारा सब लोगों के पास आकर खड़ा हो गया। नायब कोतवाल ने डाकुओं के अड्डे से तमाम लूट का माल, जिसमें हीरे जवाहरात, अशरफियां, सोने और चांदी की ईंटों के अलावा दूसरी कीमती अशिया भी शामिल थी, अपने कब्जे में ले ली ताकि इन्हें भी डाकुओं के साथ काजी की अदालत में पेश कर सके। फिर सिपाही लूट का माल और डाकुओं को लेकर चौकी अदल आए। लूट का माल तहखाने की तिजोरियों में रखकर डाकुओं को सलाखों लगे कमरों में कैद कर दिया गया। इन तमाम कामों से फारिग होकर नायब कोतवाल ने पकोलो से कहा कि वो आज रात उसके मेहमान होंगे। वो उन्हें अपने घर लाया। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम जरियाब था और वो पकोली की ही हम उम्र थी। वो उन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए। पकोली को भी वो बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे से घुल मिल गई। नायब कोतवाल की बीवी ने उनके लिए एक बड़े और खूबसूरत कमरे का इंतजाम कर दिया था जिसमें जरूरत की सब चीजें मौजूद थी। पकोली जरियाब के साथ खिलौनों से खेलने लगी। पकोलो और पोकी कमरे में आकर बैठ गए। पकोलो, मैं खुश हूं कि तुम और पकोली एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकल आए हो। अब मैं चलता हूं। पकोली बहुत अच्छी और बहादुर लड़की है। उसका बहुत ख्याल रखना। आइंदा भी जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए मुझे याद कर लेना। पोकी ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने एक बड़ी मुश्किल से निकालने में हमारी मदद की। पकोलो ने जेब से जादुई घर निकालकर हथेली पर रखते हुए कहा। जादुई घर को देखते ही पोकी अपनी जगह से उठा और एड़ी के बाल तेजी से घूमा। अगले ही लम्हे उसने एक बगुले की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उस बगुले ने रंगीन धुएं का रूप धारा और जादुई घर की चिमनी में दाखिल होकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद पकोलो भी पकोली और जरियाब के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। नायब कोतवाल की बीवी एक बहुत खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसने रात को बहुत लजीज खाने बनाए और खाने के बाद देर तक उनसे बातें करती रही। अगले रोज वो सोकर उठे। नहा धोकर उन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने। नायब कोतवाल को चूंकि डाकुओं का मुकदमा काजी की अदालत में पेश करना था, इसलिए वो मुंह अंधेरे ही चौकी अदालत चला गया था ताकि इत्मीनान से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर ले। दोनों बच्चों ने उसकी बीवी और जरियाब के साथ नाश्ता किया। दोपहर से पहले नायब कोतवाल घर आ गया। वो बहुत खुश था। उसने अशरफियों की 4 थैलियां पकोलो के हवाले की। ये अशरफियां कोतवाल आजम ने भिजवाई हैं। वो तुम्हारी, पकोली, पोकी और टमटम की जहानत और बहादुरी से बहुत खुश हुए थे। एक एक थैली तुम चारों आपस में बांट लेना। काजी साहब ने मुकदमे की तफसीलात सुनकर तमाम डाकुओं को खामोश कला में कैद करने का हुक्म भी सुना दिया है। उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि जिन लोगों को डाकुओं ने लूटा था उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया जाए। पकोलो ने अशरफियों की थैलियां पकोली के हवाले कर दे। पकोली, इन अशरफियों को एहतियात से रख दो।
जब कभी हमारी मुलाकात नन्हे दोस्त पोकी से होगी तो हम उसका और टमटम का इनाम उसके हवाले कर देंगे। पकोली अशरफियों की थैलियां बग्घी के खुफिया खाने में छुपा आए। थोड़ी देर बाद पकोलो ने नायब कोतवाल से सफर पर रवानगी की इजाजत तलब की। नायब कोतवाल और उसकी बीवी ने बहुत सी दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया। वो दोनों बग्घी में सवार हो गए। उनके जाने से जरियाब बहुत उदास थी। उनकी बग्घी रवाना हुई तो वो देर तक हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहती रही। रैन को ताज़ा दम हो गया था और सुख रफ्तारी से अपना फासला तय कर रहा था। अच्छा है हम बच गए, वरना तुम सारा दिन डाकुओं के कपड़े धोती और मैं गाय, भैंसों और घोड़ों को चारा डालने के बाद मुर्गियों के अंडे चुनता। पकोलो ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पकोली मुस्कुराने लगी। उनकी बग्घी तेजी से रंग बिरंगी तितलियों और खुशबूदार फूलों के गांव तितलीपुर की तरफ चली जा रही थी, जहां एक गरीब बूढ़े किसान की एक परेशानी उनकी राह देख रही थी। आपने देखी हमारी कहानी सीरीज इस घर में है रहता कौन की दूसरी दिलचस्प कहानी पकोलो, पोकी और डाकू। अब तैयार हो जाएं नई जादुई मुहिम के लिए। आइंदा पेश की जाने वाली है तीसरी कहानी जादुई छतरियां। खूबसूरत तितलियों और खुशबूदार फूलों का गांव तितलीपुर के एक किसान की मदद की सनसनीखेज दास्तान, जहां नन्हे पकोलो, चाला, पोकी और देव कामत जंगी देव मिलकर दुख, बारिश और मुश्किल का हल निकालते हैं। देखिए ये सबक आमोज और दिल छू लेने वाली कहानी जल्द आ रही है सिर्फ हमारे चैनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।